अच्छे होने, यानी वो जीवन में सुखी सफल होने हैं, अच्छे पढ़ाई करना है, ऐसी हर किसी दंपति की इच्छा है। आप किसी भी दंपति को एकदम विवाह के बाद पूछिए तो दोनों यही चाहेंगे कि हम एक दूसरों को अच्छी तरह से जानें, स्वीकारें और दोनों मिलकर इस वैवाहिक जीवन को सफल करें, अच्छा करें, परिवार अच्छा चलाएं और हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो, जीवन में अच्छे हो, व्यवहार में अच्छे हो, वो जीवन में सुखी हो। तो इच्छा तो सब करते हैं, लेकिन उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन होता ही है या बच्चे सच में सफल या जीवन में अच्छा कार्य करने वाले होते ही है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या कि सिर्फ इच्छा करने से ये होने वाला नहीं है। इतनी भी अपनी मन की इच्छा हो, ये इच्छा से सिर्फ होने वाला नहीं है, तो इसका कोई शास्त्र है, इसके कोई नियम है और वे यदि हम ध्यान में लेते हैं तभी ये होने वाला है। इसके कोई डायनामिक्स है, वी हैव टू टेक दोस डायनामिक्स इनटू अकाउंट। सेकेंडली, सिर्फ परिवार यानी पति पत्नी बच्चे या माता पिता जो भी सारे हैं उतने ही तो नहीं है, समाज है, समाज में काफी सारे अन्य प्रकार के विचार चल रहे हैं और सिर्फ अपना स्थानिक समाज ही नहीं तो अपने घर में जो एक डिब्बा आके बैठा है टीवी, तो उस टीवी के कारण पूरे विश्व में क्या क्या विषय चलते हैं, क्या क्या विचार प्रवाह बह रहे हैं, उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव होता है। यानी हमने सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ये विचार प्रवाह जो चल रहे हैं वो क्या विचार प्रवाह है, इनका हमारे ऊपर क्या असर होने वाला है। इसीलिए इनको हमने कैसे मॉड्यूलेट करना, इन विचार प्रवाहों को लेकर जो जो परिवार आगे बढ़े हैं उनका क्या हुआ है, ये भी सारा विचार हमने ध्यान में लेना है, क्योंकि उनका प्रभाव तो अपने ऊपर पड़ना ही है। जब छोटा बच्चा एडवर्टाइजमेंट देखता है और उसमें वो क्या शैम्पू लगा के वो स्त्री अपने बालों को ऐसा ऐसा करती है, तो अपनी बेटी आके तुरंत बताती है कि माँ मुझे वो शैम्पू चाहिए। यानी इतनी छोटी सी बात, लेकिन ये सिर्फ कोई जाके दुकान में जाके कोई वस्तु हम खरीद के लेकर आए इतना ही नहीं है, तो जीवन की दृष्टि भी बदलने वाले ऐसे विचार प्रवाह उस टीवी से, आजकल इंटरनेट से हमारे बच्चों को, हमको प्रभावित करते हैं और इसीलिए वे भी हमने ध्यान में लेने हैं। दूसरा, अपनी एक स्थायी व्यवस्था होती है, समाज की स्थानिक व्यवस्थाएं होती है, वो उस काल के लिए बड़ी अनुरूप होती है, लेकिन जब काल बदलता है और ये नए विचारों का प्रवाह भी वेग से आता है तो पूरा समाज ही थोड़ा लड़खड़ाता है, वो बहुत वेग से ट्रांजिशन में जा रहा होता है। तो उसमें जो स्थायी मूल्य है, जो जीवन को सफल बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, जोड़ के रखते हैं, ऐसे मूल्य हम खोए नहीं, इसकी भी हमें कोशिश करनी पड़ती है, तभी ये मूल्य रहते हैं। तो हम आज पूरे अपने इसमें युवा दंपति सम्मेलन में 2 ऐसे वैचारिक सत्र करेंगे, फिर जिसमें सत्र होगा यानी मुख्य रूप से भाषण होगा। तो उसमें हम 2 विषय लेंगे, अभी कुटुंब यानी परिवार, इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे और दूसरा और महत्व का जो दोपहर को लेंगे कि बच्चों को बड़ा करना आज के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और उसका क्या शास्त्र है, उसकी क्या कला है और उसका एक समय है, उस समय में वो करेंगे तो ही उसका प्रभाव है, बाद में नहीं। तो इसीलिए उस शास्त्र को भी समझने का प्रयास वो दोपहर को करेंगे, यानी बच्चों का बड़ा करना, पेरेंटिंग का सत्र हम दोपहर को करेंगे। अभी कुटुंब व्यवस्था
और उसका आज क्या प्रयोजन, और उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना है, ये विषय अभी लेंगे। फिर उस पर और जो वैचारिक सत्र होंगे वो हम सब मिलकर करेंगे, यानी उसके ऊपर हमारा मंथन होगा, मंथन में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हर किसी पीढ़ी का आगे की पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करना, योग्य मार्ग चुनकर देना, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये चयन करते हुए उसको मार्ग देना, ये आवश्यक होता है। तो उस दृष्टि से अपना वैचारिक मंथन वो अपना होगा। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स स्थिति है उसमें हम पक्के रहे, इसके लिए जो आज एक योग, ध्यान या प्राणायाम इसकी आवश्यकता हुई है उसको थोड़ा समझेंगे। और एक दो खेल भी खेलेंगे, यानी खेल के माध्यम से भी पेरेंटिंग का या एक दूसरों के साथ थोड़ा क्लोज आने का एक तरीका होता है। ऐसे अपने 8 दिन भर के सत्र रहेंगे। तो अभी जो अपना सत्र है वह कुटुंब यानी परिवार इस विषय को लेकर है। अभी हम जानते हैं कि अपने अरुणाचल में मुख्य रूप से, वैसे पूरे भारत में ही, लेकिन अरुणाचल में अभी भी दिखता है, भारत में अभी वो स्थिति अन्य राज्यों में कम हो गई है, लेकिन भारत में अरुणाचल में आज भी हम वो सोशल कैपिटल जिसको कहते हैं, यानी कम्युनिटी के लिंकेजेस, कम्युनिटी इज वेरी क्लोज नीड, वो आज भी देख रहे हैं। लेकिन वो स्थिति बड़ी वेग से बदल रही है। यानी पहले हमारे यहाँ जो बस्ती होती थी अपनी, वो बस्ती ही कुटुंब के तरह चलती थी। यानी सब लोग एक दूसरों को देखते थे, वहाँ अपने जो प्रमुख होते थे, जो अपने कम्युनिटी लीडर्स है, उनका हम सुनते थे। बच्चे भी, यदि हमारा बच्चा भी खेल रहा है और कुछ गलत कर रहा है, हम नहीं देख रहे, तो भी कोई पड़ोसी वाला देख रहा है, कोई अपने ही कम्युनिटी का, अपने बस्ती का कोई व्यक्ति देख रहा है, वो तुरंत उसको बताता था ऐसा नहीं ऐसा करो, या ये ठीक करो, ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं। ऐसा एक स्थिति अपने देश में थी। जिस प्रकार से सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, कॉन्टेम्पररी चेंजेस जो आ रहे हैं, उसके कारण आज जो एक पूरे कम्युनिटी का जिस प्रकार से देखरेख होती थी बच्चों के बड़े करने में, और बच्चे भी बड़ों का जिस प्रकार से मानते थे, आज वो कम होता दिखाई जा रहा है। और इसीलिए पहले अपना परिवार यानी माँ, पिताजी, दादा दादी होंगे या और ताऊजी चाचा जी होंगे और बच्चे, ये सारे मिलकर परिवार बहुत वेल नीट होगा नहीं होगा, इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि पूरी बस्ती वेल नीट थी, यानी हम पूरे अपने कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। अभी जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए अपनी बस्ती छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में अपना परिवार, ये बहुत संस्कारक्षम परिवार, यानी अच्छा संस्कार करने वाला, बच्चों में अच्छे संस्कार देने वाला, उनको अच्छे व्यवहार से बड़ा करने वाला, ऐसा परिवार होने की और उसके तरफ हमने ध्यान देने की आज आवश्यकता निर्माण हो गई है, जो शायद पहले नहीं थी क्योंकि सारे जुड़े हुए थे। इसीलिए माँ घर में बच्चे को कुछ नहीं बता रही तो भी बच्चा खेल रहा है, दूसरा कोई बताता था। जब अपना खेबान बैठता था या मुसुब या रासेन में लोग बैठते थे, जो भी अपना नाम है यानी हर कम्युनिटी में, तो यहाँ जब बच्चे रहते थे वो उससे सारा कुछ सीखते थे, यानी पूरा बस्ती ही परिवार था। आज ऐसी स्थिति धीरे धीरे बदलती जा रही है और इसीलिए माता पिता का जो रोल है, जो भूमिका है, वो आज ज़्यादा महत्व की हो रही है। और उस दृष्टि से भी ये युवा ध्रुपदी सम्मेलन आवश्यक है। फिर जिन विचारों का प्रभाव मानव समाज पे आने लगा, यानी जैसे न्यूटन, फिर डेस्कार्टेस, फिर फ्रॉइड,
वगैरह ये सारे जब आए तो इन्होंने पहले पूरे विश्व में ही थोड़ा बहुत अपने पड़ोसी के साथ, अपने कम्युनिटी तो शायद ज़्यादा बाकी देशों में इतना था नहीं, कम्युनिटी का था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इतना नहीं, लेकिन फिर एटलीस्ट लोकल सोसाइटी में लिंकेजेस होते थे। लेकिन जैसा ये सारा आने लगा एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म के विचार, यानी व्यक्तिवादिता के विचार कि मेरा जीवन मैं तय करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि मैंने मेरे लिए क्या करना है, ये दूसरे कौन होते हैं मुझे बताने के लिए, ऐसा जितना विचार बढ़ने लगा। दूसरा जैसे डेस्कार्टेस या न्यूटन, उन्होंने ये पूरा विश्व ही कैसे है तो एक मशीन जैसा है, यानी मशीन में जैसे सारे पार्ट्स होते हैं और सारे प्रेडिक्टेबल होते हैं, और ठीक है एक पार्ट नहीं चाहिए निकाल दिया, उसमें दूसरा पार्ट डाल दिया, मशीन फिर से चलती रहती है। तो इस प्रकार से एक मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स वाज पुट फॉरवर्ड। दूसरा रिडक्शनिस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस विश्व को समझना है तो क्या करना है, इसके टुकड़े 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 करते जाओ और जो छोटा टुकड़ा होता है उसको समझ लो, वो समझ लिया तो विश्व समझ लिया, ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच। और इसीलिए ये सारा जो मॉडर्न मेडिसिन है वो भी रिडक्शनिस्ट अप्रोच पर ही है। इसीलिए कोई किडनी स्पेशलिस्ट होता है, कोई स्टमक स्पेशलिस्ट होता है, कोई आँख का स्पेशलिस्ट होता है, और उनके पास जाइए, किडनी स्पेशलिस्ट वाला दवा देगा, वो दवा ऐसी होगी कि जिससे पेट खराब हो जाएगा, लेकिन वो बोलेगा वो मुझे मालूम नहीं, आप पेट वाले के पास जाइए। तो ये एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच, यानी मैं सिर्फ इसको ट्रीट करूँगा, जबकि हमारी पद्धति क्या है, चाहे वो आयुर्वेद हो या अपनी स्थानीय यहाँ की पद्धति हो, हम पूरे व्यक्ति को ट्रीट करते हैं, यानी पूरे व्यक्ति को ध्यान में लेते हैं। अच्छा फिर कहाँ गया था, कहाँ रहा था, फिर वो कहाँ का है, हम तो पूजा भी करते हैं, तो पूजा में तो पूरे परिवार को लाते हैं, कम्युनिटी को लाते हैं, और जब ये सारा एक साथ लाते हैं तो उससे उसके मानसिकता में ही फर्क आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा क्या है, अंधश्रद्धा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा सारा आयुर्वेद का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इसीलिए ये भी कोई दवा देने का तरीका नहीं है, व्यक्ति को ठीक करने का तरीका नहीं है, क्योंकि जो भी है उसका स्टैंडर्डाइजेशन है तो ही वो साइंस है, नहीं तो नहीं है। और हर एक चीज़ का मेजरमेंट है, ऐसा ये दूसरी बात। तीसरी बात जो थी फ्रॉइड ने लाई हुई, वो ऐसी थी कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्व का क्या है, महत्व का ड्राइव, तो वह ड्राइव है सेक्सुअल ड्राइव, यानी बस वही महत्व का है। इसीलिए किसी को कुछ सपने भी आए उसका भी अर्थ वो वही लगाएगा, और ये फ्राइड साइकोलॉजी भी बहुत हावी हो गई आधुनिक आदमी के ऊपर। इन तीन इसके कारण धीरे धीरे क्या हो गया कि मैं और निसर्ग से व्यक्ति कट गया। फिर निसर्ग का चाहे जितना शोषण करो, पेड़ काटो, चाहे जो करो, फिर मैं यानी मेरा देश सुखी होने से हो जाएगा, बाकी के देश कहीं भी जाए, फिर वो तोड़ना वहाँ तक नहीं रहा। फिर मेरे देश में हम वाइट लोग हैं, ये ब्लैक लोग हैं, ब्लैक लोगों को के साथ या नेटिव अमेरिकन के साथ चाहे जैसा व्यवहार करो, वाइट लोगों को जमीन व्यवस्थित मिलनी चाहिए। फिर वो वहाँ तक नहीं रहता है, वो और तोड़ने लग गया। फिर मेरे ये दादा दादी वगैरह इनका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे पति और मेरे बच्चे, या मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इतने पर्याप्त हैं, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं। बाद में वहाँ भी तोड़ना शुरू हो गया, फिर पति पत्नी एक साथ नहीं रहने लगे, यानी डाइवोर्स रेट इतना बढ़ने लगा कि यानी वहाँ ऐसा हो गया, क्योंकि आखिर तो व्यक्तिवादी विचार, तो अमेरिका पश्चिम देशों में आज स्थिति ये है कि वे कहते हैं कि ये शादी करो, फिर बाद में फिर से कोर्ट में जाओ, फिर से डाइवोर्स लिया, ये सारा जो चलता रहता है, इससे तो अच्छा है कि लिव इन रिलेशनशिप, यानी कोई अच्छा लगा उसके साथ रहो, बोर हो गया उसको छोड़ दो, दूसरे के साथ जाओ, फिर तीसरी के साथ जाओ, और ऐसा चलते रहो। फिर जब आपको बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे अनवांटेड हो जाते हैं, ऐसी स्थिति। इसलिए वहाँ चाइल्ड अब्यूज लॉ लाना पड़ा, यानी हमारे यहाँ पड़ोसी भी बच्चे को बोलता है ए ऐसा मत करो, उसने यदि कुछ गलत किया
लेकिन उधर घर में माँ या पिताजी भी बच्चे को बोल नहीं सकते हैं कि जाओ खाना बनाओ, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, विल यू प्लीज कुक फूड टुडे। फिर वो बच्चा बोलेगा कि नहीं, या बच्ची बोलेगी कि नहीं, आई विल नॉट डू। देन वी कैन नॉट फोर्स, द मदर कैन नॉट टेल नो नो टुडे यू हैव टू डू दिस वर्क, और फादर कैन नॉट टेल। और यदि वो ऐसा करते हैं तो तुरंत उनको जाते हुए वो तुरंत बच्चे पुलिस को फोन करते हैं कि माय इंडिविजुअल राइट्स आर बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन, माय फादर इज ऑर्डरिंग मी। और फिर पुलिस आके पिताजी को अरेस्ट करते हैं, जेल में डालते हैं, उनको फाइन देना पड़ता है। यहाँ तक स्थिति आ गई है। यानी वो स्थिति एक्चुअली देखी जाए तो बड़ी गंभीर है। बच्चों को आज सिर्फ स्टेट ही डायरेक्ट कंट्रोल करती है, इसीलिए वहाँ सोशल वर्कर्स अपॉइंट होते हैं। वो किस लिए? तो जाके वो दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खोल के देखते हैं, फिर दरवाजा खोलना है, फिर वो अंदर आके देखते हैं। यदि उस समय बच्चा रो रहा है, यदि उस समय बच्चे को कहीं कुछ लगा हुआ दिखता है, बच्चा भूखा दिखता है, तो वो उन माता पिता के ऊपर रिपोर्ट लिखते हैं। ऐसे 3-4 रिपोर्ट हो गए तो बाद में उनको कोर्ट में उनके ऊपर केस होती है। यानी इस प्रकार से टूटते टूटते, लेकिन क्योंकि बच्चे अनवांटेड हुए थे इसीलिए लोग बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए ये चाइल्ड अब्यूज लॉ आ गया। लेकिन वो सबको लग गया, कोई प्रेम से देख रहा है तो भी उनके ऊपर लगने लगा। लेकिन ये जो तोड़ने की जो मानसिक स्थिति है मनुष्य की, वो वहां भी रुकी नहीं, वो आके स्वयं को भी तोड़ने लगे। यानी शरीर मन बुद्धि भी एक साथ नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई। पहले हम निसर्ग से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे, परिवार से जुड़े हुए थे। अभी हम हर चीज से कटते 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 अभी शरीर मन बुद्धि भी एक साथ नहीं है, इसीलिए सो नहीं सकते हैं लोग। ऐसी स्थिति, नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा लोग नींद की गोलियां खा के उनको सोना पड़ता है। इसीलिए आज वो योग की खोज में गए, कोई भी वहां जाके कुछ मेडिटेशन सिखाता है, शरीर मन बुद्धि को एक लाने का तरीका सिखाता है, लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। आज ये स्थिति है, इससे उसकी परिभाषा है। और ये सारा सत्य अभी जब साइंस खोल रहा है, साइंस की दृष्टि से हमें समझ रहा है, तो अभी जैसे दाना जोहर, इयान मार्शल वगैरह जैसे जो बहुत बड़े फिलोसोफर्स हैं, या जिन्होंने एसक्यू द अल्टीमेट इंटेलिजेंस ये पुस्तक लिखा है, तो वो दाना जोहर कहती है ये जैसे पार्टिकल के लिए सही है वैसा ही वो व्यक्ति के लिए भी सही है। यानी मैं निवेदिता, मैं सिर्फ मेरे लिए ही जीऊंगी, बाकी किसी के लिए मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरे जीवन की परिभाषा क्या है? शून्य। जीवन की सार्थकता क्या है? शून्य। मेरा मैं निवेदिता ऐसा नाम लेने से ही मेरे कुछ होता है। निवेदिता नाम मुझे किसने दिया है? तो इसका मतलब मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी से जुड़ी हुई हूँ, मैं कहीं जन्मी हुई हूँ, वहाँ तो मैं किसी जगह से जुड़ी हुई हूँ। यानी each individual is defined by his relationships with others। तो इसीलिए मेरे रिलेशनशिप मेरे परिवार में, मेरे बड़े परिवार में, मेरे कम्युनिटी में, मेरे समाज में, मेरे सृष्टि के साथ, मेरे राष्ट्र के साथ कैसे जुड़े हैं, उससे ही अपने जीवन की सार्थकता है। इन सब से कटते हुए मेरा कोई सुखी जीवन नहीं हो सकता है। ये सत्य आज मानव के समझ में आ रहा है। और इसीलिए जब बिल क्लिंटन अध्यक्ष थे तब उन्होंने देखा कि जो परिवार उस समय तो जो एवरेज डाइवोर्स का रेट था वो पर पर्सन 10 था, पर पर्सन 10। आप कल्पना कर सकते हैं इतने डाइवोर्सेस हो रहे थे। तो उनको चिंता हो गई और उन्होंने अपील किया, क्योंकि उन्होंने देखा भारतीय बच्चे जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। और क्यों अच्छे हैं? सोशल साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा ये इसलिए अच्छे हैं क्योंकि इनको पारिवारिक सुरक्षितता है, दे हैव सिक्योरिटी एंड लव फ्रॉम देयर फैमिली, और वो है इसलिए वो पढ़ाई में अच्छा काम करता, पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं। तो फिर बिल क्लिंटन ने लोगों को अपील किया कि डाइवोर्स मत लीजिए, आप यदि 5 बरस डाइवोर्स नहीं लेते हैं तो हम आपको इनकम टैक्स में थोड़ा एग्जेम्पशन देंगे।
लेकिन अभी इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा इसीलिए पति पत्नी एक साथ रहेंगे क्या? तो नहीं रहेंगे। उसके लिए सिर्फ नहीं हो सकता है, वो एक साथ तो तभी रहेंगे जब ऐसी अपनी परंपरा है, जब ऐसे अपने कम्युनिटी के नॉर्म्स है, जब ऐसा बच्चों ने अपने बचपन में माता पिता एक दूसरों के लिए कितना त्याग, कैसे सेवा करते हैं, एक दूसरों के लिए कितना पूरा जिंदगी लगाते हैं, ये वो देखते हैं तो ही उनके ऊपर वो असर होता है और वो भी अपने पति या पत्नी के साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं। आजकल ये सिद्ध भी हुआ है कि यदि घटस्फोटित माँ पिताजी के बच्चे हैं तो उनके जीवन में घटस्फोट होने के यानी डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि दादा दादी का भी हुआ है और माता पिता का भी हुआ है तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। और आज तो हम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपने कम्युनिटी में यदि परिवार में कुछ इधर उधर हुआ है तो भी कम्युनिटी के जुड़ाव के कारण बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार हो रहे थे। आज अपना कम्युनिटी से जुड़ाव कम होता जा रहा है क्योंकि हम अपने बस्ती में नहीं रहते हैं, हम दूर दूर जा रहे हैं। और इसीलिए ऐसे समय अपना परिवार को हम और अच्छी तरह से बहुत सुसंस्कारित और एक दूसरों के प्रति ख्याल रखते हुए ऐसा हमें बढ़ाना है। और ऐसा बढ़ाते समय आज समाज में जो समस्याएं हैं उनका शिकार हमने नहीं होना है, ये भी बहुत महत्व का है। यानी वैवाहिक जीवन के 3 उद्दिष्ट बताए जाते हैं। तो 3 उद्दिष्ट में एक उद्दिष्ट जो है वह है समाज धारणा, यानी समाज को संगठित रखना, सुरक्षित रखना, समाज सही मार्गों पर रखना। ये हर परिवार का कर्तव्य होता है। आखिर समाज यानी क्या? सारे परिवार मिला करे तो समाज है। और हर कोई परिवार सोचेगा बाकी लोग देख लेंगे, मेरा क्या है, मैं और मेरी पत्नी या मेरे पति हम सुखी है हो जाएगा। तो ये वो राजा की कहानी जैसा हो गया। वो एक राजा था और शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी, तो उसने कहा कि हम बहुत बड़ा दुग्धाभिषेकम करेंगे और इसीलिए हर घर से सिर्फ एक गिलास दूध लाके ये बड़ा टैंक रखा है उसमें आप डाल दीजिए। तो हर किसी ने सोचा सारे लोग दूध डाल रहे हैं, मैंने पानी डालने से किसको पता चलता है। हर कोई ऐसा सोच के पानी डाला तो दूसरे दिन अभिषेक के लिए दूध नहीं मिला, सारा पानी ही था। आज यदि हर परिवार ऐसा स्वार्थी विचार करता है कि बस हम हमारा देख लेंगे, हाँ समाज में गड़बड़ हो रही, हाँ पॉलिटिक्स के कारण अभी बहुत मारामारी हो रही, हाँ ये ऐसे गलत विचार भी कहीं दिख रहे हैं, लेकिन इससे मेरा क्या संबंध है, ठीक है मैं तो नहीं उसमें जाऊंगा और वहां सब समाप्त हो गया। इतना करके हम चुप नहीं रह सकते क्योंकि हम समाज के अंग है। आज शायद उस विचार का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर भी शायद नहीं होगा क्योंकि मैंने बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार किए हैं। लेकिन मेरे बच्चे इसी समाज में तो शादी करने वाले हैं, उनकी पत्नी या उनका पति वो उस विचार वाला होगा तो गड़बड़ हो सकती है। और इसीलिए समाज अच्छा होना, समाज धारणा करना, ये पहला उद्दिष्ट हर परिवार का रहता है। और इसीलिए अपने समाज के लिए हमने थोड़ा बहुत अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना धन भी लगाते हुए समाज को सही मार्ग पे रखना है। आज यदि हम अरुणाचल के अपने स्थिति पे आए तो हम सब देखते हैं कि हर जगह ऐसा होता है कि कभी कभी छोटी प्रतिष्ठा में आकर कोई गलत प्रथाएं समाज में आ जाती है। जैसे डाउरी की प्रथा जो है वो हम भारत के किसी स्टेट्स में देखते हैं, वो झूठी प्रतिष्ठा हो गई कि मैंने मेरे बेटी को क्या 100 तोले का जेवर चढ़ाया और शादी में क्या 21 स्वीट्स बनाए थे और ये किया वो किया, यानी ये क्या कहते हैं शो ऑफ हो गया। तो हमारे यहाँ वो शो ऑफ नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ दूसरे कोई झूठी प्रतिष्ठा के मोह में अपना समाज यदि जा रहा है तो उसे रोकने का प्रयास हमें शुरू में ही करना है, नहीं तो धीरे धीरे वो बिगड़ता जाता है। जैसे उदाहरणार्थ कि हाँ यानी शुरू में अपने यहाँ तो बहुपत्नीत्व था, उसका कुछ कारण था। कारण ये था कि
अपना जीवन बहुत कठिन था, जंगल में जाना होता था, युद्ध होते थे और उसमें पुरुषों की संख्या घटती थी और स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहती थी। तो उसका बैलेंस रखने के लिए बहुपत्नीत्व होता था। जैसे हिमाचल प्रदेश में आज भी एक कम्युनिटी में बहुपतित्व है, बहुपतित्व आज भी है, क्योंकि वहाँ जमीन के टुकड़े नहीं होने चाहिए और पुरुष ज्यादा है, स्त्रियां कम है। तो स्त्री जो शादी करके आती है वो उस घर में यदि 3 भाई है तो 3 भाई की वो पत्नी होती है। तो ऐसा यानी इस कारण कुछ प्रथा आती है, लेकिन बाद में यदि वो रेशो अभी बदल गए, अभी रेशो ऑलमोस्ट समान है, लेकिन फिर भी हमने ये क्या कहते हैं एक शो के लिए या हाँ मैं इतना धनी हूँ कि मैं घर में 10 पत्नियां रख सकता हूँ, हाँ ये एक प्रतिष्ठा का यानी शो ऑफ करने का यदि विचार आने लगता है तो हमें समाज में ऐसे विचारों को तुरंत रोकना। तो ये कैसे रोक सकते हैं, अपने स्तर पे कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये तो मैं एक उदाहरण दे रही। फिर दूसरा जैसे भोगवाद का एक उदाहरण, यानी मेरे लिए ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पहले ये मेरा तेरा होता नहीं था, सब हमारा ऐसा होता था। आजकल ये मेरा 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 हो गया और उसमें भी इतने क्या क्या विचार उस भोगवाद के कारण आ रहे हैं। तो उसको सही समय पे रोकना, ये कैसे रोक सकते हैं, ये भी एक समस्या है। तीसरा ये जो ये है ना एडवर्टाइजमेंट्स, ये भी हमारे बच्चों को बहुत गलत कल्पनाएं देती है। जैसे उदाहरणार्थ मैं परसों ही बंगलोर में एक घर में बैठी थी, मैं अभी ऐसे प्रवास करके ही आ रही हूँ, तो बंगलोर में एक घर में थी और उस घर में टीवी लगा था और एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। वो एडवर्टाइजमेंट में वो जो आदमी था, मुझे अभी वो प्रोडक्ट का वगैरह नाम याद नहीं, क्योंकि मैं वो एडवर्टाइजमेंट समझने में मेरा समय चला गया मुझे फिर भी मुझे समझी नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी थी कि वो आदमी के हाथ में एक छोटी सी मशीन थी, उसमें ऐसा नंबर आता है टिक टिक टिक। वो छोटी मशीन ऐसे दबाने से एक आगे का नंबर डिस्प्ले होता है। तो वो मशीन मैंने किसी बूढ़े लोगों के हाथ में देखी थी जो जप करने के लिए रखते हैं, यानी अभी श्री राम जय जय राम बोला, टिक करेंगे, एक नंबर आगे, एक नंबर आगे। लेकिन ये लड़का टिक कर रहा है, ये क्या समझेंगे, मैं देख रही आखिर मैंने कहा ये क्या एडवर्टाइजमेंट है। मेरी भांजी बैठी थी और मेरी छोटी बहन बैठी थी, तो उनको भी नहीं पता चला। भांजिया ने जो थोड़ी बड़ी हो गई है, जिसकी शादी हुई है, फिर वो छोटी बहन की जो बेटी थी वो 13 वर्ष की, और उसको पता चला। वो बोला मौसी तुमको समझा नहीं है एडवर्टाइजमेंट? मैंने कहा नहीं समझा। वो क्या एडवर्टाइजमेंट है, मैंने उसको पूछा। वो बोली कि वो लड़का है ना, उसने वो ये मारा है स्प्रे या कुछ तो भी किया है, और इसीलिए वो जब जाता है तो जितनी लड़कियां उसकी तरफ देखते रहती है वो टिक करता है हर लड़की के लिए। ये वो एडवर्टाइजमेंट देखिए कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। और ये यानी सच में यदि मुझे समाज में स्थान पाना है तो स्प्रे लगाना है। मैंने समाज के लिए क्या करना है, वो क्लोजअप कॉन्फिडेंस, यानी आपका कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ेगा, क्लोजअप टूथपेस्ट। या वो बच्चा आता है वो कहता है आई एम ए कॉम्प्लान बॉय, यानी मैं कहाँ से आया हूँ, इस कॉम्प्लान डिब्बे से आया हूँ। अपनी परंपरा थी, हम बताएंगे मैं इनका बेटा हूँ। हम पहले नाम भी नहीं बताएंगे, मैं इस कम्युनिटी का, इस क्लैन का, इस घर का बेटा हूँ, फिर मेरा नाम ये है। ये अपने बताने का तरीका था, यानी मेरा इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज हम कहते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, इस डिब्बे से आया हूँ। ऐसी छोटी छोटी अनेक, यानी बच्चों का सारा, यानी कितनी, यानी एक एडवर्टाइजमेंट जो एक्चुअली अपना दोपहर के सत्र के लिए भी है, कि जैसे मुझे अभी फिर से प्रोडक्ट का नाम याद नहीं है, ऐसे लोगों के उत्तर बैठते हैं ना, तब जब आती है मैं देखती हूँ, प्रोडक्ट का नाम भूल जाती हूँ। तो एक लड़का, यानी स्कूल के 2 लड़के बाहर खड़े हैं अभी घर जाने के लिए। एक के पिताजी आते हैं कार में और उसको लेके जाते हैं, तो दूसरा लड़का खड़ा है और ये कार में जाने वाला लड़का कहता है माय डैड लव्स मी।
क्यों? कार में लेके जा रहे हैं। और मेरे पिताजी यदि मुझे गोद में या पैदल चला के लेके जा रहे हैं तो ही डजंट लव मी, ऐसा उसका अर्थ। फिर ये दूसरा बच्चा एकदम ऐसे मुंह से जाता है, बाद में कुछ दिनों के बाद इसके पिताजी भी कार खरीदते हैं और फिर उसके पिताजी भी कार लेकर आते हैं। फिर ये दूसरे बच्चे को कहता है माय डैड आल्सो लव्स मी। तब तक प्रेम समझाने, यानी आज माता पिता प्रेम कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? जितना साधन दे रहे हैं इसमें लेके जा रहे हैं। ऐसी अनेक एडवर्टाइजमेंट से अपने विचार प्रवाह बदल रहे हैं। अरे मैं मेरा आ रहा है, अभी दिल्ली में जो घटना घटी दिसंबर महीना में, और उसको लेते हुए कितनी सारी चर्चाएं हो रही थी, कितनी सारी घटनाएं भी घट रही थी, सामने आ रही थी। और ऐसे समय यही चर्चाएं कि यानी स्त्रियों के कपड़े लेकर चर्चाएं हो रही थी। फिर उसमें दोनों एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं, यानी एक कह रहा है कि हम चाहे जो पहनेंगे, हम क्यों नहीं पहनना है, चाहे जैसा करेंगे, और दूसरा कह रहे हैं नहीं ये योग्य नहीं है। यानी कहाँ गोल्डन मिडल पाथ है, कहाँ बैलेंस रखना है। आज समाज का बैलेंस ही खोता जा रहा है। हम जैसा एक पोजीशन लेते हैं उसी में चले जाते हैं। मैं जो कहूँगी वैसा ही होगा, नहीं मैं जो सोचूंगी वैसा ही होगा। अभी आज इन सारे विषयों का हमारे परिवार के ऊपर क्या क्या प्रभाव हो रहा है, उसके हम क्या क्या बलि हो रहे हैं, ये ध्यान में लेना है। तो इसीलिए समाज धारणा यानी समाज में सही विचार ज़्यादा पुष्ट हो, सही विचार ही ज़्यादा कायम रहे, उनकी प्रतिष्ठा हो, गलत विचारों को तुरंत हम रोक पाए। इस प्रकार से सतर्क रहना, सचेत रहना, उसके लिए कार्य करना, ये गृहस्थ का एक महत्व का वैवाहिक जीवन का ये है। क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा हुआ है और समाज में जो नॉर्म्स है वो अपने संस्कृति के कारण है, और अपनी संस्कृति चली जाती है वो नॉर्म्स चले जाते हैं। समाज से हम टूट जाते हैं तो समाज का जो समाज के प्रभाव के कारण हम एक साथ रहते हैं वो भी टूट जाता है और परिवार टूटते हैं। तो समाज को योग्य रखना अपने बच्चों के हित के दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से भी और सारे ही दृष्टि से यह एक दायित्व है। दूसरा जो वैवाहिक जीवन का दायित्व है वह है प्रजननम यानी प्रकर्षेण जननम, यानी हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा अच्छे हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो हमसे भी ज़्यादा अच्छे हो। इस दृष्टि से बच्चों को बड़ा कैसे करना, उसका क्या कोई शास्त्र है, उसके का कोई कला है जो हम दोपहर को देखने वाले हैं। तो ये दूसरा उद्देश्य और तीसरा उद्देश्य जो इरादे अच्छे होते हुए भी बच्चे गलत आदतें प्राप्त कर सकते हैं, करते ही हैं। जैसे उदाहरण लेना है तो मैं भी विवेकानंद केंद्र विद्यालय में प्राचार्य रही हूँ काफ़ी वर्ष, और उसके पहले भी गाँव में काम करती थी। हम बारवाड़ियाँ चलाते थे, आसपास के जो जिले हैं उनके सबके गाँव तो बहुत बार विद्यालय में पेरेंट्स आते थे, उनके साथ जब गपशप करती थी तो उसमें एक तकरार बहुत बार बार आती थी। और वो तकरार ऐसी थी कि वो कहते थे कि क्या करें, ये बच्चा है ना जल्दी उठता ही नहीं है सुबह, और क्योंकि सारे देश का स्कूल है, बच्चा सुबह उठ के करके स्कूल आना है। तो सबके घर में ऐसी तकरार क्यों, सबकी ये तकरार क्यों? अब तो
एवरेज 70%। तो फिर जब सोच रहे थे हम लोग तब ध्यान में आया, जब ये सारा शास्त्र पढ़ रहे थे कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो पर डे एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स उनके शरीर में निर्माण होते हैं, नए सेल्स, इसीलिए उनकी ग्रोथ होती है, उनका विकास हो रहा है, नए सेल्स पैदा हो रहे हैं। और हर कोई सेल हर कोशिका अपनी आदत, क्षमता, प्रेम प्राप्त करती है। उस समय बच्चे के साथ कैसा व्यवहार है उससे वो प्राप्त करती है। तो जैसे उदाहरण तो काफ़ी सारे घरों में, शहरों में क्या होता है, बच्चा जब सोता है, बच्चे को सारे ही शुरू में जन्म के बाद अपने शरीर को साधते हैं। जैसे हम कार्य करने के बाद कार्य साधन को साधना होता है, यानी उसका क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है, क्या करने से कहाँ पाँव ये करना चाहिए। जैसे शुरू में हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें मालूम है कि एक्सीलरेटर पे पाँव है और सामने से कुछ आ रहा है तो हम चिंता से उसी के ऊपर पाँव ज़्यादा दबाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन बाद में समझता है कि पाँव कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी हम उस साधन को साधते हैं। उसी प्रकार बच्चा अपने शरीर को साधता है, यानी शरीर को साधन लेकर आया है शरीर में, अभी उसकी आदतें तैयार हो रही है। तो शुरू में तो बच्चा कभी रात में जग जाता है, दिन में सोता है, ऐसा कुछ चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे सूर्य के अनुसार उसका बायोक्लॉक सेट होने लगता है। हम सबका बायोक्लॉक होता है। अभी होता क्या है कि आजकल टीवी के कारण हम रात में बहुत देर तक देखते हैं टीवी, रात में सोते बहुत देरी से है, तो सवेरे जब उठने का समय होता है तो बहुत, यानी अभी ऑफिस जाना है, घर में जो कुछ काम करना है, इसी के लिए माँ इतना ही समय रखते हुए उठती है। फिर जब यदि बच्चा छोटा है, जैसे 7 महीने का है, 8 महीने का है, 1 वर्ष का है, तो जैसे ही पाँव फटता है वैसे बच्चा उठ जाता है, या माँ उठ गई तो वो भी उठ जाता है। लेकिन उस समय घर में माँ, पिताजी, दादा, दादी जो भी है वो क्या सोचते हैं कि ये उठेगा तो मेरा काम अटक जाएगा। फॉर्चुनेटली अरुणाचल में हम बच्चे को बांध के काम कर सकते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है, तो बच्चा उठेगा तो अभी समस्या होगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर फिर से एक ब्लैंकेट डालते हुए उसको सुला देते हैं, या उसका पालना ऐसा करते हुए उसको सुला देते हैं। अभी बच्चा अपने शरीर को साध रहा है, लेकिन उसकी आदत क्या हो रही है कि वो उठता है, आंखें खुलती है और फिर बाद में वो फिर से सो जाता है, उठता है सो जाता है, उठता है सो जाता है, ऐसा रोज हो रहा है। अब जब बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल शुरू होता है और माँ उसको बुलाती है, चलो उठो स्कूल का समय हो रहा है, तो वो कहता है माँ 10 मिनट, क्योंकि उठने के बाद उसको फिर से सोना। अभी माँ पिताजी का इरादा क्या था कि ये सो जाएगा तो हम अपना काम निपट लेंगे जल्दी जल्दी से और फिर बच्चे की तरफ ध्यान देंगे। इरादा बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चे की आदत क्या बन गई, सोने के बाद फिर से सोना, ऐसा सोकर उठने के बाद फिर से सोना, ये आदत बन गई। बहुत बार हम बच्चे को काम नहीं करने देते हैं, तू छोटा है, तू छोटा है, तू छोटा है, और बाद में बच्चा हर काम में हाथ बताता ही नहीं है, क्योंकि वो उसको हमने आदत ही नहीं लगाई। ऐसे अनेक, यानी हमारा इरादा अच्छा होता है लेकिन बच्चे की आदतें अच्छी होती ही ऐसा नहीं, क्योंकि वो जो शास्त्र है वो ध्यान में लेना है। तीसरा ऐसा है कि बच्चे को अच्छा हमें निर्माण करना है, तो एक तो सिर्फ सोचने से नहीं होता है, इरादे अच्छे हैं लेकिन शास्त्र के खिलाफ है तो भी बच्चा अच्छा नहीं होगा। तीसरा, सारी सुविधाएं बच्चों को देकर भी बच्चा ठीक होगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल बहुत बार यदि जैसे अपने मंथन में भी आया था कि पति पत्नी काम करते हैं तो वो ज़्यादा उनको मन में ऐसे लगता है कि हम तो समय नहीं दे पा रहे, समय नहीं दे पा रहे, तो उसको समय को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे के लिए बहुत कुछ चीज़ें लेकर आते हैं या उसके लिए बहुत सुविधाएँ दे देते हैं। पढ़ाई करना है तो सेपरेट कमरा होगा, अभी बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसके अलग टाइमिंग है, वो भी हम देखेंगे।
फिर उसके लिए टेबल ला के देंगे। फिर अभी मेरा बच्चा 12th में है, इसलिए घर में कोई न आने से ही अच्छा है, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारा सुविधा देते हैं। तो हमें लगता है सुविधा देकर या ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उसके ऊपर उसकी वर्षा करने से बच्चा सुखी होगा, ऐसा हमें लगता है। बच्चा सही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्चुअली बच्चे उसमें हिल ट्रेन हो जाते हैं। यानी एक तो बच्चों का एक एंटाइटलमेंट एटीट्यूड आता है। एंटाइटलमेंट यानी आई एम एंटाइटल्ड फॉर दिस, इफ आई डिमांड माय पेरेंट्स हैव टू सप्लाई, इफ पेरेंट्स डोंट सप्लाई देन इमीडिएटली दे गेट एंग्री विद पेरेंट्स, दे इमीडिएटली फाइट विद पेरेंट्स। ऐसे भी आजकल उदाहरण सुनने आते हैं कि बच्चा सीधा कुछ उठा के पिताजी को मार देता है या माँ को मार देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि माँ पिताजी ने उसको जो चाहिए वो इतना देना शुरू किया है। इसीलिए जब भी वो जो मांगता है वो कहता है मुझे ऐसे शूज चाहिए, उसको ऐसे शूज दिए जाते हैं, मुझे ये ड्रेस चाहिए, ऐसा ड्रेस दिया जाता है। और फिर ऐसा दे रहे हैं कि बच्चे को जीवन में ना लेना आता नहीं, वो ना नहीं ले सकता। तो इसीलिए जब वो बड़ा होता है और अपने काम में जाता है, अभी जिंदगी तो इतनी आसान नहीं है, समाज में सबके साथ रहते समय हम जो भी मांगेंगे वो थोड़ी जीवन में मिलता है। जब वो मिलता नहीं है तब उसकी हमने इनर स्ट्रेंथ बढ़ाई नहीं है, और इसीलिए वो ये ना ले नहीं सकता है। फिर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग गुस्से में आ जाते हैं, लोग काम ही छोड़ देते हैं। ऐसे केसेस आज अपने देश में, जो पहले बहुत कम होती थी, आज ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि हम ये सहन नहीं कर सकते कि मैंने सोचा था, मांगा था, चाहा था और वो मुझे मिला नहीं, ये सहन नहीं कर सकते। दूसरा, घर में ऐसा भी होता है, ये इल ट्रेनिंग को और हम इल ट्रेनिंग ऐसा करते हैं कि बच्चा मांगता है और हमने तय किया है कि नहीं ये ज़्यादा बहुत ऐसा देना भी नहीं चाहिए, बहुत चीज़ मांगता है, चॉकलेट मांगता है या पिज़्ज़ा मांगता है या ड्रिंक्स मांगता है, कोका कोला मांगता है, जो भी है हम खरीद के दे रहे हैं। आखिर हमें लगता है ये सीमा हो गई और हम कहते हैं कि नहीं देंगे। तो एक बार माँ ने बोल दिया नहीं देंगे, अभी नहीं मिलेगा, मुझे बहुत हो गया, तो वो बच्चा टेंट्रम्स करता है। एक तो वो खाना नहीं खाएगा या वो गुस्सा करेगा, वो सो जाएगा, वो बात नहीं करेगा। फिर किसी न किसी का हृदय पिघलने लगता है, चाहे पिताजी का ही हो या माता हो या दादी का हो या घर में कोई बड़ा भैया है उनका हो। फिर वो कहते जाने दीजिए, आखिर हम ही तो इस बच्चे के लिए है, क्यों ना बोलना है, वो मांग रहा है दे दीजिए। और ऐसा होने से हम उस बच्चे को वो दे देते हैं। अभी इसमें हिल ट्रेनिंग ऐसा हो गया कि एक तो जो चाहो जो मांगो वो मिलता है, दूसरा यदि नहीं मिलता है तो थोड़े टेंट्रम्स करो, गुस्सा करो, नहीं खाऊंगा करो, गुस्से से चले जाओ, हाथ पाँव पटको, यदि वो छोटा है तो हाथ पाँव पटकता है, और ऐसा होता है तो फिर जो हम चाहते हैं वो मिल ही जाए। और उसी का फिर जब वो बड़े होने के बाद उसी का स्वरूप ऐसा है कि फिर पत्नी के साथ गुस्सा करता है या पति के साथ गुस्सा करती है, या क्योंकि जो चाहा वो मिलना चाहिए। हम जिंदगी समग्रता से देख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हम बच्चों को नहीं देते हैं। और इसीलिए ये प्रजनन में 3 बातें यदि हम ध्यान में रखते हैं, एक यानी हम बच्चे को जीवन का ध्येय अपने शब्दों से ही नहीं तो अपने व्यवहार से क्या दे रहे हैं, उसके जीवन का ध्येय क्या हम निश्चित कर रहे हैं। दूसरा, उसका बैलेंस ग्रोथ के डायनामिक्स शास्त्र क्या है। और तीसरा, वो जो जीवन मूल्य है वो हम बच्चों को कैसे दे रहे हैं। तो ये 3 बातें हम देखेंगे। तो जैसे पहला है कि जीवन का ध्येय। अभी हम ही पहले सोचे एकदम शांति से, जो सारा समाज में विचारों का, भोग का, सोशल स्टेटस का प्रवाह दिख रहा है, उसका शिकार होते हुए इस
सच में मैं मेरी बच्ची मेरा बेटा कैसा चाहता हूँ, हम हमारे बच्चे और बेटों को कैसे बड़ा होना चाहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है लेकिन या वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों के लिए एक समस्या है, या ये जिंदगी में एकदम कॉन्फिडेंस ही नहीं है, डिप्रेशन में है, ऐसा चाहते हैं। हम क्या चाहते क्या है, वो बच्चे का चित्र और उसके अनुसार क्या हम बच्चे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हमारा बच्चा सुखी रहे, चाहे उसको 2000 कम भी क्यों न मिलता हो, वो अपने पूरे परिवार को जोड़ने वाला रहे, वो हंसता रहे, वो जीवन में समाधानी रहे। इसके लिए क्या हम घर में उस प्रकार से अपना कुछ चिंतन विचार हम बच्चों को संक्रमित कर रहे हैं। हम बच्चों को क्या बता रहे हैं, तुमको जिंदगी में क्या होना है, क्या बता रहे हैं कि दो अर्थ है, एक यानी प्रोफेशनल एम क्या है, दूसरा जीवन का ध्येय क्या है। बहुत बार प्रोफेशनल एम और एम ऑफ लाइफ इसका हम मिक्सिंग करते हैं। जैसे एम ऑफ लाइफ ये हो सकता है कि हाँ मैं मेरे कम्युनिटी के लिए काम करूँगा, मैं मेरे गांव को एक आदर्श गाँव बनाऊँगा, मैं यहाँ इतनी बारिश होती है लेकिन वो वाटर मैनेजमेंट के अच्छे टेक्निक्स इसके लिए मैं ढूंढ निकालूंगा, या मैं बहुत अच्छा परिवार चलाना चाहता हूँ जो मेरे बच्चे समाज में भी बहुत अच्छे होंगे, यानी समाज के हेल्दी सेल्स के रूप में वो काम करेंगे। यानी ये हम अपने बच्चे को कैसे चाहते हैं, ये पहला कि या हम सिर्फ वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए ऐसा ही चाहते हैं। पैसा जरूर कमाए, ऐसा हमने देखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम अर्थ को नकारने वाले नहीं हैं, लेकिन उस अर्थ की यानी धन की उसकी भी कोई सीमा है। अभी उदाहरणार्थ होता क्या है, हम बोलने के लिए सोचने के लिए कुछ भी सोचे, लेकिन क्या हमारे विचार हम अपने बच्चों को संक्रमित कर रहे हैं, हमारी जो कृति है वो बच्चों को वो विचार संक्रमित कर रही, तो बहुत बात नहीं करती। जैसे उदाहरणार्थ बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है, हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं और देखने के बाद उसको बोलते हैं क्या मार्क, ऐसा मार्क लेता है, ये सारा रेड लाइन आ गया, जाओ मैं अभी नहीं, वो तो बात का वैल्यूज में लेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट का ये पहला जो है वो माता पिता कहते हैं अरे ऐसे मार्क लेगा तो तू क्या करेगा, क्या जैसे महाराष्ट्र में एक प्रॉवर्ब है, ऐसा कोई मार्क लेके आया तो वो कहते हैं क्या भैंस पालेगा, यानी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे सिर्फ भैंस रखनी पड़ेगी, जैसे भैंस रखना भी कुछ गलत है। एनीवे तो तुझे ऐसे मार्क्स लेगा तो तुझे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। अभी हम सारा यानी इससे हम बच्चे को क्या विचार संक्रमित कर रहे हैं, हमें लगता है हम तो सिर्फ परीक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, बच्चे के लिए ये जीवन लेकर बात हो रही है। बच्चे के लिए ये ऐसा है कि जीवन किस लिए है, तो अच्छी नौकरी कमाने लेने के लिए, अच्छी नौकरी किस लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, यानी अल्टीमेटली जीवन किसके लिए है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। अच्छा पैसा ही कमाना है ना, कोई पढ़ाई क्यों करनी है। ये पॉलिटिशियन मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा पैसा कमाता है, मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊँ, या चलो किसी इसके साथ जुड़ जाओ, एक्सटॉर्शन करते हुए भी मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं ये ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। हमने बच्चे को जीवन का ध्येय हमारे ये बहुत सीधी सिंपल सी बात से हमने उसके ऊपर ये डाला है, अच्छी नौकरी लेनी है तुझे, अरे तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, ये जरूर पता है, नहीं पता है ऐसा नहीं है, लेकिन देखो तुम्हारा प्रोफेशन डॉक्टर का होना है और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। तुम्हारी ये सारी शिक्षा है ना, ये अच्छे इंसान के लिए है। मालूम है तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है, सारा आनंद भी तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, बहुत ऐसा दौड़ना नहीं है। ये बच्चों को हमने सिखाना है, ये सारा इसी में आनंद नहीं है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अरे जिसके पास बहुत होता है वो भी कुछ नहीं करता। आज हम बच्चे को कुछ बताते नहीं है, तो इसीलिए वो 24/7 में जो आता है अपने टीवी में जो चलता रहता है वो देखकर ही एक फैशन बच्चे की होगी। अभी मैंने सुना कल ही मुझे बता रहा था कि जिया खान का जो जिया खान ने आत्महत्या की, तो बस वो इतनी बार दिखाया
तो हमारी भी 3 लड़कियों ने आत्महत्या यहाँ अरुणाचल। यानी जिंदगी किस लिए है कि मैं किसी के साथ सोकॉल्ड प्रेम हो गया और उसने ना बोल दिया तो बस मैंने मेरी जिंदगी गंवा दी। अरे ऐसे किसी व्यक्ति के लिए मैं मेरी जिंदगी गंवाऊं? यानी जिंदगी किसके लिए है ये अपने बच्चों को कभी बताया ही नहीं। वो टीवी से देख देख कर ही अपना मत बना है और ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए ये उसको बता रहे हैं। जीवन किस लिए है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जिंदगी कैसा होना है, ये सारी सहजता से घर में करने की बातें होती हैं। सहजता से हम बैठे हैं, बच्चे को गोद में लिया है, छोटे बच्चे को लिया है, बड़े के साथ बात कर रहे हैं, छोटा भी वो सुनता है। यानी हमारे शब्दों से, हमारे कृति से हम बच्चे को समग्र जीवन कैसे जीना है, द होलिस्टिक लाइफ इन विच एवरीथिंग इज देयर। I maintain my relatives, I have the happiness of my life, I have contentment, I also earn good money, which I don't starve, I am not on the road, I have a good reasonably good house और एक व्हीकल भी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सच में देखा जाए यानी हम हमारे बच्चे किसी गलत काम में अटक गए या किसी ने उसका खून कर दिया क्योंकि वो ऐसे कुछ कंपनी में आ गए। यानी हम आखिर अपने बच्चे का क्या चित्र चाहते हैं और वैसा चित्र उस बच्चे को संक्रमित हम कैसा कर रहे हैं, ये पहली बात। जैसे ये है ना कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये हमारे संस्कृति का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए कि हम मनुष्य को पापी नहीं समझते। तो मनुष्य ये ईश्वर का पुत्र है ना, आने दो नहीं। जैसे ही हम उसको आने करके पुकारते हैं हम भी सारे दैवी हो जाते हैं, ईश्वरीय हो जाते हैं। वो ईश्वरीय शक्ति वो हमारी माँ है तो उसकी शक्ति हमारे अंदर आकर है क्योंकि माँ से ही बच्चे होते हैं, बाकी शक्ति उनमें आती है। तो हम अमृत के पुत्र हैं, जैसे केंद्र प्रार्थना में हम कहते हैं वयम सुपुत्रा अमृतस्य दूना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यही एक संस्कृति है कि जिसने मनुष्य को तुम पापी को ऐसा नहीं कहा। तो each soul is potentially divine. The goal of life is to manifest that divinity by controlling the nature external and internal. मैं ईश्वर स्वरूप हूँ, इसकी अनुभूति मुझे साधनों के पीछे दौड़ करके नहीं मिलती है। तो स्वयं का जो नियंत्रण है वो करने से मिलती है। आज एकदम अंदर की बस्ती में जाइए, जैसे मैं पहले रोज जाती थी, उधर आमलियान गई, इधर न्यूसा गई, एकदम अंदर के बस्ती में वहाँ एक छोटी सी छोटा सा घर होगा अपना और बाम्बू का, और उसमें बैठी हुई एक अपनी बुरी माँ होगी, लेकिन वो जिस प्रकार से हंसती है उसके चेहरे पे जो हास्य है, जो समाधान है, वो आज हम खो गए। हम हंसते नहीं है ऐसा नहीं है, हम काफी हंस सकते हैं, लेकिन वो जो एक समाधान था, यानी जीवन का समाधान भी मिलना है और अपना ये भी हमने ठीक करना है, क्योंकि ये ठीक करते करते हमने जीवन का समाधान नहीं होना है। एक बार कन्याकुमारी में 2 इंग्लैंड की लेडीज आई थी, दोनों शिक्षक थी, तो उनको भी बहुत इंटरेस्ट था, मुझे भी इंटरेस्ट था शिक्षा इस विषय को लेते हुए बहुत चर्चाएं की। फिर बोलते बोलते वो बोल रही थी कि आई डोंट नो देयर इज समथिंग इन इंडिया हैज गॉट आवर हार्ट, यानी हमारे हृदय को जैसे छू लिया है भारत ने, ऐसा वो कुछ तो भी बोल रही थी। समथिंग इज मिसिंग इन आवर कंट्री, ऐसा जब चल रहा था तो जो अपना जनरली स्वभाव होता है ना दूसरों की सांत्वना करना, तो मैंने उनको बोला हाँ लेकिन आपके तो बहुत विकसित देश है, ours is still developing. Then you know what she told? She told me no, please don't develop at the cost of smile which we have done. We have lost the capacity to smile and enjoy life. You develop, but please don't develop at the cost of this. तो हमें ये न खोते हुए हमें आगे जाना है और ये सपना बच्चों को देना है। जैसे जयपुर में एक बार मैं इंटरनेशनल सेमिनार में गई थी, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ वीमेन GPIW, तो उसमें वो देना मीडियम करके उसकी फाउंडर है, तो उन्होंने उसमें
में एक सत्र रखा था, 5 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार, बाकी सारे देशों की समस्या को लेते हुए चर्चा, लेकिन भारत को लेते हुए एक अलग सत्र था, बैलेंसिंग द स्पिरिचुअल एंड मुंडेन विजडम ऑफ इंडिया, यानी आध्यात्मिक और व्यावहारिक आर्थिक इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का बैलेंस कैसा साध सकते हैं, ये विजडम तो हम भारत से ही सीख सकते हैं। ऐसा वो देना मेरी हम अभी कह रही है ना, ये 2008 की बात है, जयपुर में हुआ सेमिनार। यानी अपने देश में ये कुछ विशेषता है, जैसे अपने यानी हम ईश्वर स्वरूप है, ये जो बताने वाली अपनी संस्कृति है, तो जो मैं सवेरे नाम बता रही थी, दाना जोहर और इयान मार्शल, उन्होंने जो पुस्तक लिखा है EQ द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, तो उसके एकदम शुरू में वो दाना जोहर लिखती है कि आज हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी समस्या हुई है कि जीवन अर्थविहीन हो गया है। Life has become meaningless. What is the meaning of life? And in our culture, this is what we tell, that all peace, happiness is within you. You have to realize that. For that, you have to do one thing. One is controlling the nature external and internal. और दूसरा जो है वो अपना शरीर मन बुद्धि जो है वो अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र, पूरी सृष्टि उसके हित में लगाना, इस पे जोर इस भूमि ने दिया हुआ है और ऐसा बैलेंस आता हुआ है। तो ये जो सारी अनेक बातें हैं, हमारे बच्चों को एज एप्रोप्रिएट उस समय बच्चों के साथ हमारी चर्चा हो। हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, बहुत जोर शोर से मनाते हैं, आजकल की जो फैशन है उसके अनुसार मनाते हैं, सारे वो मोमबत्ती बुझाते हैं, फिर क्या केक काटते हैं, ठीक है ये हमें करना है, ये भी करें, लेकिन शुरू में सवेरे बच्चे को लेकर कुछ अच्छी प्रार्थनाएं करें, बच्चे को बताएं कि ये जन्म किस लिए है, तुम्हारे इतने बरस पूरे हुए, अभी तुम्हें और आने वाला बरस तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई का प्रकटीकरण करने के लिए है। ऐसे जन्मदिन का उपयोग बच्चे को इस योग्य जीवन का विचार संक्रमित करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या हम अवसर ढूंढ सकते हैं कि जिसमें बच्चे को सही विचार जाए। नहीं तो आज हमारी रैट रेस में जो चूहा दौड़ हो रही है उसमें हम भी दौड़ते जा रहे हैं, और ऐसा जब फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है क्या ऐसे मार्क है, तुझे क्या नौकरी मिलेगी, तू क्या पैसे कमाएगा, ऐसा जब हम बोल देते हैं बच्चे को यही लगता है कि जीवन में महत्व सिर्फ पैसे कमाने का है, यानी जीवन ही उसी के लिए है, पैसा चाहे जिस मार्ग से कमाओ। तो जीवन का ध्येय प्रोफेशनल एक बदल सकता है, जीवन का ध्येय ये उच्च ही रहना चाहिए। ये बातें कभी कभी बच्चों के साथ इसलिए बात करनी है कि जितनी कंपटीशन बढ़ेगी, जैसा आप जानते होंगे कि केरल में 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट जिस दिन आते हैं उस दिन पूरे सी शोर पे पुलिस खड़ी रहती है, 3 दिन वॉच करती है, सारे टीवी में न्यूज़पेपर में हेल्पलाइन प्रकाशित होती है, दिखाते रहते हैं कि आपको यदि ऐसा लगा खुदकुशी करनी है, सुसाइड करनी है, कॉल दिस नंबर, डोंट इमीडिएटली डू, फर्स्ट कॉल दिस नंबर वगैरह, क्योंकि इतना प्रेशर परफॉर्मेंस का कि इतने मार्क्स मिलने ही हैं और नहीं मिले तो मेरा जीवन बेकार हो गया, मैंने मेरे माता पिता जी को धोखा दे दिया, ऐसा भी। और जो सच्चिल बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आई हैव फेल्ड माय पेरेंट्स, और फिर वो जाके खुदकुशी करने का विचार करते हैं। तो इसीलिए प्रोफेशनल बदल भी सकता है, ठीक है बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बने, लेकिन यदि कर्म धर्म संयोग से ऐसा होता है कि तू नहीं भी बनेगा तो हम दूसरा कुछ ये ढूंढेंगे, तेरा सारा प्रयास इसके लिए कर। प्रोफेशनल एम जीवन में बदल सकता है, एम ऑफ लाइफ टू बी यूजफुल टू आवर फैमिली, सोसाइटी, दिस होल क्रिएशन, दैट शुड नेवर चेंज। ऐसा हमारे बातों में, हमारे कहने में कहीं विशेष दिन लेते हुए ऐसा हमारा प्रयास होता रहे। सो द एम ऑफ लाइफ। दूसरा जो है
ये एम ऑफ लाइफ से कैसे पूरे राष्ट्र उठ सकता है, इसका उदाहरण यानी जापान है। जापान का सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरा जापान ये हो गया था, सबने यही एक निर्णय लिया कि वी हैव टू मेक अवर कंट्री ग्रेट। किसी भी बच्चे को आप किसी महाविद्यालय में जाके पूछिए, स्कूल में जाके पूछिए, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, नो वन विल टेल आई वांट टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, नो। एक जवाब आता था, टू मेक माय कंट्री ग्रेट। Okay, how will you do it? Then he will say, oh, then I will do this, I will take this profession, I will work for these people, or I will do research in this. वो सारा बाद में आएगा, लेकिन पहला एम ये to make my country great sir। और जितना हायर एम होता है, उतना ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना जीवन में, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे अपने मित्रों के साथ ऐसे ही रास्ते पे घूमना हो, चाहे इंटरनेट में चाहे जो देख के बैठा हो, ये सारा धीरे धीरे कम होता है। The higher aim always reduces such attractions। तो ये सारे कम होते हैं, इसीलिए भी हमें बच्चों को जन्म से ही ये अच्छे उद्दिष्ट देना है। फिर दूसरा जो है कि बच्चों का बैलेंस ग्रोथ। अब ये बैलेंस ग्रोथ जो करनी है तो उसका शास्त्र है, यानी जैसे हमने देखा कि बच्चा शरीर को साध रहा होता है। आप यदि एकदम छोटे बच्चे को बोलेंगे कि ऐसा कुछ डाला है, छोटे छोटे हमने बीड्स डाले हैं और उसको बोलेंगे उस बीड को उठाओ, तो वो ऐसा उठा नहीं पाएगा। हम ऐसा उठाते हैं, उसकी वो मसल्स डेवलप ही नहीं हुए हैं, तो ऐसा करके उठा, उसका वो हैंड स्ट्रेन नहीं होता है, ऑप्टिकल नर्व स्ट्रेन नहीं होती है। तो ये सारा ट्रेनिंग 5 बरस तक चलता रहता है बच्चे का, और इसीलिए 5 बरस तक बच्चों को जैसा वो राजा है या रानी है, उस प्रकार से प्रेम से उनको बड़ा करना है। यानी बच्चा सोना चाहता है, उसको सोने देना है, वो उठता है, उसको उठने देना है, नहीं अब सो जा ऐसा नहीं बोलना है। वो खेलना चाहता है, खेल रहा है, लेकिन उसका अभी खाने का समय हो गया तो खाना खाओ, नहीं तो ठीक है जब भूख लगेगा आके खाओ, ऐसा नहीं है। उसको समय से खाना खिलाना हमारा दायित्व है। वो दौड़ रहा है तो उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए उसको खाना खिलाएंगे, उसको अच्छी बातों की ही टेस्ट लगाएंगे। जैसे एक ऐसे युवा डॉक्टर के सम्मेलन में एक जगह में जब चल रहा था तो प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न पूछा कि बच्चे को भी कहाँ से ये विचार आ जाते हैं मालूम नहीं। जैसे आज मैं यहाँ आने के लिए निकली तो उसका 4 वर्ष का बेटा था, तो उसको जब मैं तैयार कर रही थी तो वो बोलता है मैं जीन्स ही पहनूंगा। तो मैंने उसको बोला बेटा आज जीन्स मत पहन, तो मैं तुमको ये पहनाती हूँ। वो सुनने के लिए तैयार नहीं, वो तो जीन्स को ही ये कर रहा है, जीन्स की जिद कर रहा है। तो ऐसा कैसा होता है? तो मैंने कहा कि आप भी याद कीजिए जब आपने बच्चे के लिए जीन्स खरीदी होगी तो आपने ऐसा बोला होगा चलो आज तुम्हारे लिए जीन्स खरीदेंगे, अरे हाँ मेरा बेटा जीन्स में कितना सुंदर दिख रहा है। आपने ये सारा बोला होगा, आप भूल गई, लेकिन उसने ये पकड़ के रखा है अच्छा जीन्स खरीदना यानी ये कोई स्टेटस की बात है, जीन्स पहना यानी मैं सबसे अच्छा दिख रहा हूँ। ऐसा वो बच्चा हमने उसको कल्पना देती है। तो हम इतने छोटे बच्चों को क्या पहना रहे हैं, उनको लेकर क्या बात कर रहे हैं, इससे भी उनका यानी वो 5 ही बरस से उसके आगे भी 16 बरस तक हमारी कृति, हमारे शब्द ये बच्चों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। बहुत बार माँ को अपने बोलने में भी आया था के प्रेजेंटेशन में, बहुत बार माँ या पिताजी दोनों को टीवी देखना है और बच्चे भी, बच्चा छोटा है 3 बरस का है, वो तो खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अरे आओ आओ बैठो इधर, देखो देखो वो क्या आ रही है, वो कार आ रही है, कैसी कार है, क्या रंग है कार का। अभी बच्चे को वो दिखा रहे हैं। अभी हमारा कोई फेवरेट सीरियल है और वो सीरियल समझिए 8:30 बजे आता है, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को कहते हैं कि चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो, बाद में मुझे सीरियल देखना है। यदि 8:30 बजे तक नहीं खाओगे तो मैं तुमको 9 बजे के बाद ही खाना परोसूंगी, ये सीरियल हो जाने के बाद। अभी बच्चे यही सीख रहा है कि हम इसको ज्यादा मान रहे हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चों के सामने
हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका बच्चों के ऊपर परिणाम हो रहा है। अभी ये 5 बरस तक बच्चों को जब हम बड़ा कर रहे हैं, राजा रानी जैसा तो बड़ा कर ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि बड़े छोटे हैं, इनको कुछ समझता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। उनको समझता है एक्चुअली बच्चे को समग्रता से, यानी दे एब्सॉर्ब थिंग होलिस्टिकली। वो सिर्फ सुनते हैं ऐसा नहीं, वो जो देखते हैं उससे भी सीखते हैं, तो उससे बच्चे सीख रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों के सामने अपना व्यवहार भी, जो मूल्य में भी वही बात है जो हम देखेंगे, और तो वह करना है। फिर जैसा बच्चा थोड़ा 5 बरस का होने लगता है, 6 बरस उसका शुरू होता है, तो धीरे धीरे अभी बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी बच्चों को थोड़ा अनुशासन लगाना, ये अपने घर में शुरू हो जाना चाहिए। यानी 4-5 बरस में ही थोड़ा थोड़ा आग्रह कि नहीं ये ऐसा नहीं करना है, कोई आया ना उनके साथ ऐसी बात करनी है, या उनको जाके पानी देना है पीने के लिए, कि जो भी है हम यानी बच्चों को तुम्हारी बैग लेके आया वो ठीक से रखना है, या खाना खाना है तो खाना खाने के बाद अपनी थाली स्वयं उठाना है, या खाना खाते समय नीचे गिराना नहीं है, प्लेट में जो डाला है वो सारा खाना है। पहले अपना यानी घर ऐसा होता था कि घर में ही गाय है या मिथुन है या बाकी प्राणी है, तो हमने खाया, आधा छोड़ भी दिया तो हम फेंक देते थे, तो अपने घर के प्राणी को खा लेते थे। आज हम अभी फ्लैट्स में रहते हैं, हम अभी अलग घर बना के रहते हैं, वहाँ कोई प्राणी नहीं है, और लेकिन आदत यदि वही रह जाती है कि थाली में छोड़ दिया, फेंक दिया, तो ये वेस्टेज है। यानी बच्चों को ये छोटी छोटी आदतें भी हमें डालनी है कि नहीं, ये प्लेट में जो डाला है वो सारा खाना है, और फिर तुमको जो अच्छा लगता है वो लेकर खाओ, लेकिन फेंकना नहीं है, अन्न फेंकना नहीं है, कपड़े ठीक से रखने हैं, माता पिता के साथ जो बड़े घर में आते हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। इन सारी चीजों का आग्रह उसी समय करना है। यानी इसको हम CMS मॉडल कहते हैं। C यानी पहला केयर, यू केयर फॉर द चाइल्ड, फर्स्ट 5 years you care for the child, how the child is trying to acquire his bodily habits, getting used to different muscles, nerves, they are getting sharpened, so that time you allow child to go by his way। 5 बरस के बाद you care for him, but you also mold him, your caring for him is really by molding him। उस समय यदि अच्छी आदतें नहीं डालते हैं तो बाद में बच्चों की आदतें अच्छी नहीं हो सकती। यानी 6 बरस से 16 बरस तक। अभी इसमें समस्या ऐसी है कि अरुणाचल में अपने बहुत सारे घरों में अपने बच्चे हॉस्टल में जाके रहते हैं, तो हॉस्टल में तो नियम होते हैं, और सवेरे करना, सवेरे उठना, प्रार्थना करना, अपनी थाली धो के रखना, अपना बेड स्वयं ठीक करना, तो ये आदतें हॉस्टल में तो लगाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए ये घर की आदत नहीं है। बच्चे के लिए ये क्या है, हॉस्टल का डिसिप्लिन है, वो टीचर बताता है इसीलिए बच्चा करता है, लेकिन जब वो बच्चा घर आता है तो ये मेरी आदत होनी चाहिए, ऐसा उसको लगना चाहिए, ऐसा हमने बच्चे को भी घर में आग्रह करना चाहिए। लेकिन जनरली हमारा क्या होता है, और ये बड़ा स्वाभाविक है कि माता पिता बिगड़ जाते हैं। अरे 10 महीना हमसे दूर रहा है, वो हॉस्टल में रहा है, और अभी घर आता है तो सोने दो बेटे को, जितना सोना है सोने दो, फिर वो उठेगा, वो सारा अपना ऐसा वो सारा रजाई या जो भी है बेडशीट है वो वैसे ही डालेगा, फिर माँ कहती है जाने दो, बाकी महीना तो ये रहता नहीं है, मैं उसको फोल्ड करके रखती हूँ। उसको तो हॉस्टल में ये सब करना पड़ता है, यहाँ तो कम से कम उसको थोड़ा आराम मिले, इसीलिए हम उसको करने देते हैं। फिर घर में खाने के लिए वो जो भी मांगता है, अरे हॉस्टल में तो जो हॉस्टल का खाना है वही खाना होता है, यहाँ तो अभी कम से कम 2 महीना उसको जो चाहिए वो दे देंगे, ऐसा हम ज्यादा मोह में आ जाते। यानी ठीक है, हम बच्चे को जरूर लाड प्यार करें। जैसे अभी मैं एक घर गई थी, उस घर में उस माँ ने उस बच्चे को बहुत अच्छी आदत लगाई है। उसने उसको बोला है कि चॉकलेट संडे को खाएंगे, नो चॉकलेट्स ऑन अदर डेज, चॉकलेट्स यू विल ईट ओनली ऑन संडे। तो वो छोटी लड़की है 4 वर्ष की, वो गिनती रहती है अभी संडे के लिए
मिलता है तो वो लाके वो चॉकलेट फ्रिज में रख देती है, वो खाती नहीं है। और यदि खाती है तो वो आके माँ को बताती है कि माँ आज तो मैंने चॉकलेट खा लिया। तो माँ गुस्सा नहीं करती है, लेकिन माँ उसको बोलती है अरे लेकिन तुम्हारा चॉकलेट डे तो संडे है ना, आज कौन सा डे है, आज तो मंडे है या आज तो ट्यूसडे है, तो तुमने आज कैसे खाया। बस इतना ही बोलती है, फिर वो याद में रखती है। ये सारा इमोशनल क्वेश्चन डेवलपमेंट है। यानी हम जानते हैं कि बच्चे के यानी हर व्यक्ति के 3 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। एक है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसमें सारा एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह वगैरह सारा उसमें आता है। दूसरा है इमोशनल क्वेश्चन और तीसरा है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी IQ, EQ और SQ। तो बच्चों का तीनों पढ़ना है, बच्चे यदि सुखी होना है तो। यानी बच्चे का IQ अच्छा है लेकिन EQ ठीक नहीं है। EQ यानी स्वयं के इमोशंस के ऊपर नियंत्रण, वो यदि नहीं है तो वो बच्चा बहुत अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता है। इंटेलिजेंट तो है बट ही विल नॉट बी अ वेरी सक्सेसफुल CEO, ही कैन नॉट बी। तो उसका EQ भी अच्छा होना है और SQ यानी सबको साथ में लेकर जाने वाला स्वभाव, तो वह है SQ। यानी ठीक है, ये इसकी आवश्यकता है, ये है, कंपनी में काम कर रहा है तो दोनों के टुकड़े कर दिए, यानी स्टाफ को एक दूसरों के खिलाफ झगड़ा करा दिया और मैनेज कर रहा है, ये कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। तो सबको दिखाते हुए हायर बेनिफिट और हायर गोल दिखाते हुए सबको साथ लाते हुए मैनेजमेंट करना, सबको अपना समझ के काम करना है। ये जो साउथ वेस्ट एयरलाइन की बात है, वो उसके जो वो चेयरमैन है उनकी यही बात है, इसको और एक नाम है सर्वेंट लीडरशिप। तो ये EQ के ऊपर और ऐसा रिसर्च हुआ था, यानी 40 बरस लेकर वो रिसर्च किया गया। जैसे कुछ 50 परिवार लिए गए और वो माताओं को बताया कि क्या क्या करना है, और फिर उन बच्चों को पूरे जिंदगी भर यानी 40 बरस मॉनिटर किया। तो माँ ने बाहर जाते समय बच्चे को बोला कि देखो ये एक चॉकलेट रखा है टेबल पे, और ये तुमको खाना है तो तुम खा सकते हो, ये तुम्हारा ही है, लेकिन मैं आने तक यदि तुम नहीं खाते हो तो मैं तुमको और एक चॉकलेट दूंगी, यानी तुमको 2 चॉकलेट मिलेंगे। और वहाँ तो ये लगाया है, क्या कहते हैं, TV लगाया है, जिससे वो CCTV, जिससे वो बच्चा क्या करेगा ये ऑब्जर्व किया। तो कुछ बच्चे जो बस माँ बाहर जाने की राह देखा, चॉकलेट निकाला और खा लिया। कुछ बच्चों ने थोड़ा राह देखी, फिर से घड़ी की तरफ देखा, माँ 7 बजे आएगी बोली थी, फिर से देखा, फिर राह नहीं गया, खा लिया। कुछ बच्चे को खाने की इच्छा हो रही है लेकिन क्या करना, इसलिए वो आंखें बंद करके बैठा है वो चॉकलेट क्योंकि छोटा बच्चा है, 5 बरस का, 6 बरस का। और कुछ बच्चे ने ठीक है चॉकलेट उधर है, वो खेलता रहा, जैसे ही माँ आई दौड़ते हुए बताया कि माँ मैंने खाया नहीं है और मैं एक चॉकलेट उसे दे दिए, दोनों चॉकलेट उसने दिए। अभी ये सारे बच्चों का जो मॉनिटरिंग किया तो उनका निष्कर्ष ऐसा निकला कि जिसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण था उसका EQ बहुत हाई था और वो स्वयं को संभालते हुए अपने जिंदगी में जो भी सारी चुनौतियां आई वो बहुत अच्छी तरह से कर पाया। तो हमारे बच्चों को ऐसा अनुशासन, ऐसा नियंत्रण ये हमें लगाना है। तो वही वो उस घर में जब मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उस माँ को अभिनंदन भी किया और वो बच्चे का भी बहुत समझदारी उसके कारण आ गई है कि चॉकलेट खाना ये सिर्फ संडे खाना। तो माँ ने फिर उसको सब बताया, क्योंकि रोज खाने से दांत खराब होते हैं, पेट में ये होता है, जो भी है उसको वो समझ गया है और उसको कॉन्फिडेंस है कि कितने भी चॉकलेट मिलने से वो फ्रिज में रखती है और उसको वो बाद में मिलते हैं। ऐसे अनेक छोटी छोटी बातें, लेकिन उसके पीछे जो तत्व है वो ये है कि बच्चों को अपने ऊपर नियंत्रण करना आना चाहिए, अनुशासन जीवन में आना चाहिए। और इसीलिए जब हम बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं और वो हॉस्टल से आते हैं तो हम जरूर उनको बोले कि हाँ चलो हॉस्टल में रहते समय तो तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो हम चलो हफ्ते में 2 दिन जब तक तुम यहाँ हो हम आइसक्रीम खाएंगे। वो 2 दिन तय भी कर सकते हैं लेकिन बाकी दिन नहीं खाएंगे। ये नहीं खाना है ये भी उसको मालूम होना है, या जो भी हॉस्टल की आदतें हैं वो आदतें घर में भी कंटिन्यू हो,
यानी अपना सामान ठीक रखना, अपनी बेड साफ सुथरी रखना, अपने शूज लाइन पे रखना, ये दिखने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे मोल्डिंग होता है, क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो आदतें प्राप्त कर रहा है। इसीलिए केयर एंड मोल्ड, पहले केयर, सेकंड केयर एंड मोल्ड, एंड केयर बाय मोल्डिंग। इट इज, यदि हम सच में बच्चों को केयर करते हैं, then we have to mold them. If we don't mold them, we are doing actually disservice to them. We are not caring for them. यानी बहुत सारा साधन उनको दे दिया इसलिए हमने बहुत केयर किया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारा आता है, जैसे पुराने काल में जो गुरुकुल होते थे ना, उसमें बहुत नियम होते थे। उन नियमों के पीछे भी यदि तत्व था। वो नियम ऐसे थे कि बच्चे ने खाने में लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं बताने। फिर उसने जो कपड़े पहने हैं वो सिल्क के नहीं होने हैं, क्योंकि उस समय सिल्क ही होता था, सिल्क और फिर कॉटन या वुलन। फिर उसने दोपहर को सोना नहीं है, विद्यार्थी ने दोपहर को सोना नहीं है, ठंडे पानी से नहाना है, फिर जमीन पर ही सोना है। जमीन पर नहीं, यानी डाल सकते हैं, मैट डालेंगे, बेड भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉट पे नहीं सोना है। यानी वो तुरंत सवेरे उठते ही सारा फोल्ड कर दिया, रख दिया, ऐसे नियम होते थे। फिर नृत्य नाटिका नहीं देखती हैं, खाने के लिए जो भी आया वो खाना है। अभी ये नियम इसी के लिए थे कि बच्चे का शरीर विकसित हो रहा है, अभी उसकी शरीर मन बुद्धि की ताकत निश्चित हो रही है। So whether our child grows up with a strong body and mind, यानी toughened body and mind, ऐसा उसका मन है, या वो बहुत दुबले मन का हो गया है, दुबले शरीर का हो गया है। जितना हम इंडल्ज करते हैं, more we indulge the children in enjoyment of senses, बचपन से ही, उतना उनको बीमारियां बहुत जल्दी आने लगती है। इसलिए आज हम देखते हैं हमारे शहरों में कि लोगों को 30 बरस में डायबिटीज होने लगा है, 35 में हाइपरटेंशन आने लगता है, और 40 और 45 में हार्ट अटैक्स भी आने लगते हैं। ये स्थिति आ गई क्योंकि बचपन में टफनिंग हुआ ही नहीं, जो भी है सारा इंटेलिजेंट, बच्चा जो खाना चाहता है। और माँ है ना, वो बड़े क्या कहते हैं, बड़े कौतुक से या यानी अपरेंटली कंप्लेंट का टोन है, लेकिन एक्चुअली वो बोल रही है मेरा बेटा ना टिफिन न दे रही है, और ऐसा वो बहुत झगड़ा कर रही है, तो बच्चा भी उससे उसी प्रकार का सीखेगा। यदि पिताजी माँ को, पत्नी को बता रहे हैं, पत्नी को बता रहे हैं तुम्हारी माँ है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बहुत बड़ा हेडेक है, तो वो उसने ऐसा बोल दिया तो बच्चा भी उसी को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम क्या बोले, कैसा बोले, कहाँ बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करें, ये छोटी छोटी बातों में भी हमें बहुत यानी सोच कर करना है। वैसा त्याग तो व्यक्ति करता ही है, जैसे मजाक से कोई कहता है ना कि जब वो शादी के पहले होता है तब बस में जाता है तो या ट्रेन में जाता है तो उसको खिड़की के पास बैठना है, ठीक है। फिर शादी हो जाती है तो पति को खिड़की देता है, पत्नी को खिड़की के पास बैठना है, वो दे देता है, और फिर बच्चा हो जाता है तो बच्चे को भी दे देता है, फिर पति पत्नी दोनों भी सट जाते हैं। यानी छोटी छोटी बातों में, जैसे हमने कुछ खरीदा है और टुकड़े करते हुए बच्चों को बांट दिया, आखिरकार उसका माँ मुंह में डाल ही रही है और बच्चा दौड़ के आता है, कहता है माँ और एक टुकड़ा, तो माँ बड़े खुशी से दे देती है ना। ये त्याग तो हम करते ही हैं, लेकिन उनके ऊपर अच्छे मूल्य का संस्कार हो, इसके लिए अपने शब्दों के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में सजग रहते हुए इतना नियंत्रण स्वयं के ऊपर वह भी आवश्यक है, तभी हम मूल्य दे सकते हैं। दूसरा मूल्य ये व्यापार नहीं है, यानी उदाहरणार्थ मैंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, बड़ा किया, इसीलिए मेरे बच्चों ने मेरी देखभाल करनी है, ऐसा होता नहीं है। आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बड़ा किया तो बच्चों ने आपसे क्या सीखा, बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करना, यही सीखा। आपने यदि आपके माता पिता का ख्याल रखा
है तो बच्चे आपसे वो मूल्य सीखेंगे। ये 1-to-1 ट्रेड नहीं है, म्यूचुअल ट्रेड नहीं है। आई टेक केयर ऑफ यू, यू टेक केयर ऑफ मी, ऐसा नहीं है। आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, सो माई चाइल्ड लर्न्स द वैल्यू ऑफ टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स एंड देयरफॉर ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, दैट इज मी। तो ये अपने व्यवहार से मूल्य बच्चों के जीवन में आते हैं। तो ऐसे मेरे बच्चों में हमारे घर की ऐसी क्या पहचान कि हाँ हमारे घर में हम झूठ नहीं बोलते, हमारे घर में बड़ों का आदर होता ही है, हमारे घर में यानी हम कभी भी लोगों के सामने झगड़ा नहीं करते हैं या ऊंचे आवाज में बात नहीं करते हैं। ऐसी अपने घरों की क्या क्या पहचान है, क्या क्या मूल्य है। जैसा उदाहरणार्थ रामायण की कहानी में हम जानते हैं कि राम कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये पहचान है, ये स्वाभिमान है कि नहीं मैं इस कुल का हूँ कि जहाँ मैं इस कुल का हूँ कि जहाँ एक बार शब्द दिया जाता है तो उस शब्द का पालन किया ही जाता है, इसलिए मैं करूँगा। ऐसे अपने हर कुल की एक पहचान होगी, हर घर की एक पहचान होनी है। अपने बच्चों का भी वो स्वाभिमान होना है कि हाँ मैं इस परंपरा में जन्मा हूँ, मेरी रिलीजियस ट्रेडिशन ये है, मेरी देवी देवता ये है, मेरे परिवार की ट्रेडिशन ये है, मेरे दादाजी और नाना जी उन्होंने ये काम किया था, मेरे पिताजी जीवन में ऐसा अच्छा काम किए हुए हैं, मेरे भी जीवन की ये पहचान है। ऐसी पहचान से ही मूल्य संक्रमित होते हैं। तो ये भी एक कि पति पत्नी ऐसा भी चिंतन करना है कि हमारे परिवार की विशेष पहचान क्या है। ये परिवार यानी ऐसा परिवार। तो इस प्रकार से प्रजनन में यानी प्रकर्षेण जननम में ये 3 बातें इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम कार्य करें, क्योंकि आखिर हमारे बच्चे ये हमारा तो हृदय ही है, यानी इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वो इस अपने समाज का भविष्य भी है। और इसीलिए बच्चों को हम बच्चे सुरक्षित रहे, बच्चों के ऊपर संस्कार करना ये एक बात हो गई, बच्चे समाज में सुरक्षित रहे, इसके लिए समाज के बारे में सचेत रहें। एक जो बात आई थी कि हमें ज्यादा समय नहीं, हम समाज के लिए क्या करें, लेकिन हम बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो यदि पूर्ण रूप से करना है तो हमें समाज के लिए भी काम करना है। नहीं तो आज यानी एकदम स्पष्ट रूप से बताना है तो बांग्लादेशी जो आते हैं उनको ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपने बाकी अन्य धर्म की लड़कियों से शादी करनी। उनको जबरदस्ती से चाहे प्रेम का नाटक दिखाकर या उठाकर ले जाकर, जहाँ उनका नंबर ज्यादा है वहाँ तो उठाकर ले जाकर ऐसा आपने उनके साथ विवाह करना है। अभी वेस्ट बंगाल के कुछ जिलों के कि 12 बरस की 13 बरस की बच्ची यदि रास्ते से जा रही है तो उसको उठाकर ले जाते हैं, जबरदस्ती उसको बुर्का में डाल देते हैं, उसका सिग्नेचर ले लेते हैं कि हाँ मैं मुसलमान हो गई और मैं मुसलमान से ही शादी करूँगी, ऐसा उससे लिया जाता है। हम अपने बच्चों को दूर दूर कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर और भी चाहे ड्रग के हो, चाहे कंप्यूटरिज्म के हो, चाहे कन्वर्शन के हो, प्रयोग हो सकते हैं। जैसे वो यदि किसी हॉस्टल में जाके रहते हैं तो उनको ये भी बताया जा सकता है कि तुम तो क्या ट्राइबल हो, तुम्हारा तो एक प्रिलिमिनरी रिलीजन है, सच्चा रिलीजन तो यही है, इसको ले लो। और JNU में यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, यानी ऐसे मुझे वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी बता रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में ही होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। वहाँ वो कोई क्रिश्चियन विद्यार्थी आके हमारे बच्चे के पीछे पड़ सकता है और ऐसा हो सकता है कि हमारा बच्चा निर्णय कर लेगा कि हाँ मैं क्रिश्चियन बनूंगा। अभी वो घर आता है, घर आने के बाद वो ऐसी प्रार्थना करना शुरू करता है, वो बोलता है कि हाँ मैं तो अभी क्रिश्चियन बनूंगा। तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पिताजी खाना छोड़ देते हैं, ऐसा हो सकता है। अभी
बच्चे को क्या क्या बताया जाता है वो ध्यान में लेते हुए हम अपने बच्चे को अपने परिवार की परंपरा के साथ जुड़ा रहे, इसके लिए हम क्या बता रहे हैं? हम कुछ नहीं बताते। हम बच्चे को ये भी नहीं बताते कि जब देखो, कुछ बच्चे आकर तुमको ये बोलेंगे, अच्छा कभी ड्रग लेटर देखा है? तो तुम बोलोगे कि नहीं देखा है। अरे व्हाट बी मैन यार, थोड़ा टेस्ट तो करके देखो, बाद में मत लो, टेस्ट तो करके देखो, तुमको सब जीवन के अनुभव होने हैं, ऐसा कोई बताएगा और तुम उसमें बह नहीं जाना है। हमें हर चीज के बारे में बच्चे को सतर्क करना है। जैसे उदाहरणार्थ हम बच्चे को कुछ बताते नहीं है, बच्चा आता है और फिर यदि वो कहता है, यानी ये कोई क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में किसी के खिलाफ ऐसा नहीं बोल रही है, लेकिन हर बच्चा अपने परंपरा में अपने जड़ से जुड़ा हुआ रहे, बड़ा हो। तो वो आके कहता है कि माँ मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, और माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ कहती है बेटा ऐसा मत कर, हमारी तो ये परंपरा रही है। और ऐसा जब माँ बताने लगती है तब वो और पक्का होता जाता है, वो छोड़ता नहीं है और वो यही करता है। ऐसा क्यों करता है? तो उनको वैसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि देखो बेटा, आज तक तू शैतान की पूजा करता था, अभी तो तू सच्चे भगवान के राह में आ गया, तो शैतान को ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए शैतान क्या करेगा? तुझे अपनी राह में खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन शैतान जैसे आने से तो तू पहचान लेगा, इसलिए शैतान तुम्हारे सामने कैसा आएगा? तो वो माँ के रूप में आएगा, आंखों में आंसू लेकर आएगा, पिताजी के रूप में आएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा ऐसा बोलेगा। लेकिन ध्यान में रहो, ये शैतान तुम्हें अपने मार्ग में खींचने का प्रयास कर रहा है। अब जब बच्चा घर में आता है और माँ कहती है बेटा ऐसा मत करो, अपने परिवार की तो ये परंपरा है, और माँ रोने लगती है, तो बच्चे को वहाँ माँ नहीं दिखती है, वहाँ माँ के आंसू भी नहीं दिखते हैं, वहाँ उसको शैतान दिखता है। उसको तैयार कर दिया है, इसलिए जितना हम उसको नहीं बोलेंगे उतना वो पक्का होता जाता है। लेकिन हमने उसको कभी तैयार नहीं किया कि इस परंपरा में तुम्हें क्यों रहना है, या तेरे ऊपर ऐसे प्रयोग किए जाएंगे। हम लड़कियों को ये बताते नहीं है। जैसे ये जब मुस्लिम संगठनों ने प्रकाशित किए हुए पैम्फलेट्स जब मुझे पढ़ने के लिए मिले, कुछ बरस पहले की बात है, तब ये लव जिहाद की बात भी नहीं हुई थी, तब मैं महाराष्ट्र के प्रवास में थी, और हर जिले में जहाँ भी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जब मैं ये बता रही थी कि ऐसे पत्रक बांटे जाते हैं मुसलमान युवकों में कि हिंदू लड़की के साथ शादी करो, उसको भगाओ, प्रेम का नाटक करो, जो भी है, बाद में चाहिए तो छोड़ दो, लेकिन पहले उसके साथ शादी करो, बच्चे पैदा करो, उसको मुसलमान बनाओ, बाद में छोड़ दो, बाद में जो है देखा जाएगा। तो ऐसा जब मैं बताती थी तो हर इसमें 3-4 लोग बोलते थे कि हाँ हमारे गांव में ऐसा हुआ है, हाँ मेरे मामा के बेटी का मुसलमान के साथ ही वो बात गई, हाँ मेरे बुआ के बेटी को कोई मुसलमान उठा के लेके गए। यानी हर जगह ऐसे 4-5 उदाहरण, सिर्फ 25-30 की बैठक में 4-5 उदाहरण आ रहे हैं। उसके बाद में ये लव जिहाद का आ गया, जो आपने पढ़ा होगा, केरल में एक लड़की भागकर वापस आई, और तब पता चला कि ये लड़कियों को ऐसे फंसाया जाता है, बाद में उनको बहुत सारी सीरीज दी जाती है, फिर उनको एक तो जिहादी बनाया जाता है, और यदि वो जिहादी नहीं बनी तो फिर उनको सिर्फ रखते हुए उनका उपयोग किया जाता है, उनसे बच्चे पैदा किए जाते हैं, और ऐसी अनेक लड़कियां फिर कोर्ट ने ऑर्डर दी, और हर बरस ऐसी 5,000-6,000 लड़कियां सिर्फ केरल में भगाई जा रही है। यानी आप कल्पना कीजिए, अभी ये हम घर में अपनी बच्ची को ये बता सकते हैं कि देखो अपने मुस्लिम लड़कों के ऊपर दुर्दैव से ये रिलीजियस प्रेशर है, इसलिए वो नाटक करेंगे, तो तुमने सतर्क रहना है। ये यदि हम पहले बताते हैं तो अपनी लड़की सेफ है। एक बार उसका सोपान प्रेम हो गया और फिर बताते हैं कि बेटी तुम ऐसा विवाह मत करो, तो वो सुनने वाली नहीं है, और कभी कभी तो उठा के भी ले जाने की समस्याएं है। तो ऐसी आज समाज में अनेक समस्याएं हैं, चाहे भोगवाद की है, चाहे ड्रग एडिक्शन की है, चाहे अपने परंपरा से कटकर जाने की है। तो इसके बारे में भी अपने बच्चों को सतर्क करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अपना छोटा बच्चा जब दौड़ता भी है, हम
कहते हैं बेटा देख के वहाँ सीढ़ी है, हम बच्चे को सतर्क करते हैं, इसके लिए तो करते हैं। लेकिन जिस समाज में पूरा जीवन जीना है, आज उस समाज में क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसके बारे में हम सतर्क कब कर रहे हैं? हमारे घर में ऐसे कुछ अवसर हम निकाल रहे हैं क्या? या कभी कभी हफ्ते में कम से कम 2 बार एक साथ खाना खाते समय सहजता से ऐसी बातें कर रहे हैं क्या? ऐसे मैगजीन अपने घर में आते हैं क्या? इसके बारे में अपना चिंतन जरूर होना है, क्योंकि एक बार हाथ से समय चला गया, बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। यानी ये जब करने का समय है तभी वो करना है। तो ऐसा अपने बच्चों की रक्षा भी सब प्रकार से, उस दृष्टि से भी ये प्रजनन और उस दृष्टि से फिर से समाज धारणा ये भी बहुत महत्व की होती है। तो इतना कहते हुए मैं अभी रुकती हूँ।